प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इकाई 5 के अंतर्गत आहार के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो स्वास्थ्य है वह आहार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आपकी कक्षा में इस पत्र में स्वास्थ्य से संबंधित हमने बहुत कुछ जाना है, पढ़ा है, बीमारियों के बारे में हमने जाना है और किस प्रकार से उन बीमारियों को हम ध्यान और योग के विभिन्न प्रयोगों से दूर कर सकते हैं। अभी तक इन सभी की हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त की है और उस जानकारी में हमने बीच बीच में यह भी जाना है कि किस रोग में हमें किस प्रकार के आहार को ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि हमारे साहित्य में लिखा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अर्थात व्यक्ति का जो शरीर है, व्यक्ति का जो मन है, वह हमारे आहार से प्रभावित होता है। जिस प्रकार का हम भोजन ग्रहण करेंगे, जिस प्रकार के खाद्य पदार्थ हम लेंगे, हमारे शरीर का, हमारे मन का जो विकास है वह उसी प्रकार का होगा। इसलिए जो हमारा आहार है, जो हमारी डाइट है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। हालांकि हम रोज भोजन करते हैं, 2 बार 3 बार या फिर किसी न किसी रूप में भोजन के जो अनेक प्रकार है उसको हम दिन में ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि हम किस प्रकार का भोजन ले रहे हैं? जो हम भोजन ले रहे हैं वो भोजन हम क्यों ले रहे हैं? जीने के लिए ले रहे हैं, शरीर की, मन की, इनके विकास के लिए ले रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ हम टेस्ट के लिए ही खाए जा रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन है वह बिना आहार के नहीं चल सकता। हम जो कुछ भागादौड़ी कर रहे हैं वो पेट के लिए कर रहे हैं और कहते भी है कि पेट पापी है, इस पेट को भूख लगती है, इस शरीर को भूख लगती है और आहार की जरूरत पड़ती है। पर सवाल यहां पर यही पैदा होता है कि हम जो आहार, जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसके बारे में हमें किस प्रकार की और कितनी जानकारी है। तो आज की इस इकाई के अंतर्गत जो अध्याय रखे गए हैं, उस अध्याय में जो हमारा पहला पाठ है उसमें हम आहार की अवधारणा को समझ पाएंगे, उसकी क्या आवश्यकता है और कौन से उसके ऐसे घटक है, कौन कौन से उसके पोषक तत्व है जिनको हमें हमारे रूटीन के भोजन में लेना चाहिए, जिससे हम अनेक प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं और एक संतुलित आहार के द्वारा एक अच्छे स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आहार की जो वैज्ञानिक अवधारणा है उसकी हम चर्चा करते हैं कि क्या है इसकी वैज्ञानिक अवधारणा। वैज्ञानिक अवधारणा के अंतर्गत जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हमें ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है। उसके उत्पादन में आहार हमारे लिए सहायक बनता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम श्वास लेते हैं और श्वास के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और यह ऑक्सीजन शरीर की हर कोशिका के पास में पहुंचती है। जो पाचन तंत्र की कोशिकाएं हैं उसके पास में भी पहुंचती है और जो ये पाचन तंत्र के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंचती है और जो खाद्य पदार्थ होते हैं वहां पर उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। हर सेल के लेवल के ऊपर यह क्रिया घटित होती है।
और जो ऊर्जा बनती है वह हमारे इस शरीर के लिए, शरीर के वर्धन के लिए वह जरूरी होती है। उसी के फलस्वरूप धीरे धीरे एक बच्चा जो होता है उसके शरीर का विकास होता है। दिन प्रतिदिन जितने भी प्रकार के हम कार्य करते हैं वो उसी ऊर्जा के द्वारा हम करते हैं। तो शरीर वर्धक में आहार हमारे लिए सहायक होता है। और जो उसमें या जो ऊर्जा मिलती है या शरीर के वर्धन में या शरीर की रक्षा में जो आहार हमारा सहायक बनता है, उसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, ये सब के सब उसमें सहायक बनते हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। आहार की जो भारतीय अवधारणा है, भारतीय अवधारणा के अंदर 3 प्रकार के आहार की बात कही गई है। सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। ये जो 3 प्रकार का आहार है, जिसमें यदि हम सात्विक आहार की बात करें तो इसके अंदर सात्विक आहार में कंद, मूल, फल, सब्जियां इत्यादि आती है। यानी प्रकृति के अंदर जो कुछ हमें मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा हम उसको उसी रूप में ग्रहण करें, वो हमारे शरीर के लिए सुपाच्य होते हैं। दूसरा जो राजसिक भोजन आता है, इसके अंदर अनाज, दाल, उबली हुई जो साग सब्जियां होती है, नमक, मसाला, या जो ग्रिष्ट भोजन के अंतर्गत भी आती है, तली भुनी हुई जो चीजें आती है, वो सारी की सारी राजसिक भोजन के अंतर्गत आती है। राजसिक भोजन से हम समझ सकते हैं राजाओं का भोजन, जो एक तरह से कहें तो स्वाद के लिए अनेक प्रकार के पकवान आदि बना करके जो खाए जाते हैं। और जो तीसरा प्रकार आता है, जैसा नाम है, तामसिक भोजन, जो प्रमाद, जो आलस्य पैदा करते हैं, जो हमारी बुद्धि को विकृत बनाते हैं, और उसके अंतर्गत जो आते हैं मांस, अंडा, शराब, मछली, ये सारे के सारे इस प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, यह तामसिक भोजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय उदाहरण में ये 3 प्रकार के आहार या भोजन की बात कही गई है। आहार की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों जरूरी है हमारे इस शरीर के लिए आहार? यदि हमें आहार की बात करें तो हमारे शरीर को जो शक्ति, जो ऊर्जा प्रदान होती है, वह इसी आहार के कारण से ही होती है। आहार से जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हम लेते हैं, विभिन्न प्रकार के जो तत्व हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं, वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, रक्षा प्रणाली का काम करते हैं, शरीर के अंदर होने वाली जो टूट फूट होती है उसको दूर करते हैं, और साथ ही अच्छा और सुपाच्य जो भोजन होता है वह हमारे मन को भी प्रफुल्लित रखता है, साथ ही अच्छी नींद आती है। अच्छा भोजन यदि किया जाए तो यह हमारे तनाव को भी दूर करता है। और जो भोजन होता है, भोजन को वैज्ञानिक भाषा में जो उसका मापन है वो किलो कैलोरी में होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हम कितने लंबे हैं, तो हम कहेंगे 5 फुट, ये लंबाई हो गई। हम कहेंगे कि हमारा कितना भार है, तो हम कहेंगे कि 60 केजी यानी 60 किलोग्राम। ठीक इसी प्रकार से ऊर्जा को नापने का जो पैमाना है वो किलो कैलोरी है। और जैसा कि यहां पर दिखाया गया है कि एक बच्चे को लगभग 1500 से 2000 किलो कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से उससे जो बड़े बच्चे होते हैं उनको 2000 से 2500 किलो कैलोरी, जो युवक युवतियां होती है एडल्ट एज के अंदर, वहां पर 2500 से 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक जो गर्भवती महिला होती है उसके लिए लगभग 3200 से 3400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार स्तनपान करने वाली जो माएँ होती है उनको 3600 से 3800 किलो कैलोरी, और जो अधिक परिश्रम करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको 3500 से 3900 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्या उसके द्वारा हम उतनी ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं आहार के जो पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं जो हम भोजन कर रहे हैं, चाहे हम ठोस ले रहे हैं चाहे हम लिक्विड ले रहे हैं, किसी भी रूप में ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो मुख्य रूप से पाए जाने वाले हैं उनमें सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वह है शर्करा, जिसको हम चीनी बोलते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा अंश होता है उसको बोला जाता है मोनोसेकेराइड्स। जब मोनोसेकेराइड्स के दो अणु मिल जाते हैं तब डाइसेकेराइड्स बनते हैं, तीन मिलने के ऊपर ट्राइसेकेराइड्स बनते हैं, और अधिक जब मिलते हैं तब इनकी एक लंबी श्रृंखला बनती है जिसको हम पोलोसेकेराइड्स बोलते हैं। जो पोलोसेकेराइड्स होते हैं ये देखा जाए तो वास्तव में ये पचते नहीं है, या यदि इनका पाचन होना होगा तब ये ट्राइसेकेराइड्स में कन्वर्ट होंगे, फिर डाई, और अंत में जो इसका सबसे छोटा अंश है वह है मोनोसेकेराइड्स, और उसके अंदर फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो हमारा शरीर होता है ठीक इसी प्रकार से इन तत्वों को, इन रसायनों को वह ग्रहण भी करता है। प्रोटीन, हमारे शरीर के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है। शरीर के अंदर जो कुछ भी टूट फूट होती है उनको रोकने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। और प्रोटीन के अंदर जो पाए जाने वाले तत्व है उनके अंदर जहां कार्बन हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो पाया जाता है वह है नाइट्रोजन, और इसका जो सबसे छोटा अंश होता है उसको एमिनो एसिड बोला जाता है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा ये पचने में थोड़े कठिन होते हैं और इनकी जो संरचना होती है वह भी जटिल होती है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जीवनोपयोगी जितने भी रसायन बनते हैं जिनमें हमारे केंद्रक अम्ल है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, हार्मोन्स है, उनके अंदर मुख्य रूप से जिनका रोल होता है वो प्रोटीन्स होते हैं। और साइंस के अनुसार तो हमारी बॉडी के अंदर अनलिमिटेड प्रोटीन्स बनते हैं। और हमने जो कहा कि इसकी जो सबसे छोटी श्रृंखला होती है वो होती है एमिनो एसिड, जैसा कि यहां पर एक चित्र भी बताया हुआ है। यह एक प्रोटीन की संरचना है जिसमें बताया जा रहा है कि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है। कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं जिनमें गंधक की भी मात्रा पाई जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनोपयोगी रसायन बनाने के कारण से हमारे शरीर के लिए यह बहुत जरूरी है, और प्रॉपर मात्रा के अंदर इनका हमारे शरीर में पहुंचना भी बहुत ही जरूरी होता है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो अधिकतर दालों के अंदर पाए जाते हैं। दाल है, अनाज के अंदर भी होते हैं, सब्जी के अंदर भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यदि अच्छी तरह से हम दाल का सेवन करते हैं, अच्छी हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, या फिर जो सूखे मेवे होते हैं उनका यदि हम सेवन करते हैं तो हम अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स ले सकते हैं। वसा, वसा जो होती है यह दो प्रकार की होती है, एक होती है संतृप्त वसा और दूसरी होती है असंतृप्त वसा। वसा के अंतर्गत जितने भी तेलीय जो पदार्थ होते हैं, तेल है, घी है, ये वसा के अंतर्गत आते हैं। और लिपिड्स इनको कहा जाता है। ये भी जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं ये वसा होते हैं और उनसे मिलते जुलते होते हैं। और जो दो प्रकार की वसा जो बताई गई है, संतृप्त वसा और जो असंतृप्त वसा होते हैं, उनमें संतृप्त वसा जो होती है ये बहुत अधिक लाभकारी नहीं होती है, क्योंकि जो हमें कोलेस्ट्रॉल के रूप में या हमारी आर्टरीज, वेंस जो होती है या नलिकाएं होती है, जिनमें हम जमने की बात करते हैं कि ज्यादा फेट ले लेते हैं और जो फेट हमारे शरीर में जमना शुरू हो जाती है वह हमारी संतृप्त वसा ही होती है। इसलिए जहां तक हो सके ज्यादा संतृप्त वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुख्यतः घी, मलाई, मक्खन, पनीर इनके अंदर पाई जाती है। और जो वसा होती है ये हार्मोन्स की बनावट में भी इनका योगदान होता है, कोशिकाओं के अंश में भी ये होते हैं, रक्त व त्वचा में भी कुछ न कुछ मात्रा में जो वसा है
वह विद्यमान रहती है और विटामिन के निर्माण में वसा सहायक होती है, इसलिए वसा लेनी भी चाहिए। लेकिन जो असंतृप्त वसा होती है यह लाभकारी होती है और इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ती है, इसलिए इस वसा का सेवन किया जा सकता है। और यह वसा जो पाई जाती है मुख्य रूप से जो वनस्पति तेल होते हैं उनके अंदर असंतृप्त वसा पाई जाती है। फिर आते हैं खनिज लवण। खनिज लवण भी शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। यहां पर एक चार्ट भी बताया गया है जिसमें अनेक प्रकार के मिनरल्स की बात कही गई है, जैसे कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है। और हमारे सामने जो सबसे अच्छा उदाहरण है नमक, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार से हमारी जो हड्डियां होती है, हड्डियों के अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। रक्त के अंदर होता है आयरन, आयरन भी एक खनिज है। दूसरा, जो विटामिन होते हैं उनके भी बनने में ये खनिज लवण सहायक होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है, जो भी बायो इलेक्ट्रिक वेव बनती है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में इन लवणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए शरीर के अंदर इन खनिज लवणों की मात्रा का बराबर होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम अस्थि, दांत, रक्त जमने में, तंत्रिकाओं में उद्दीपन पैदा करने में और हृदय की मांसपेशियों में संकुचन क्रिया में सहायक होता है। इसी प्रकार फास्फोरस भी अस्थियों और दांतों के अंदर भी पाया जाता है। एंजाइम को बनाने के अंदर, अम्ल क्षार के संतुलन में यह सहायक होता है और वसीय अम्ल के संचार में यह सहयोग करता है। इसी प्रकार से सोडियम, यह भी अम्ल क्षार का बॉडी के अंदर संतुलन पैदा करता है। तंत्रिकाओं में उद्दीपन, ग्लूकोज को कोशिकाओं में प्रवेश कराने में यह सहायक होता है। और जो पोटेशियम होता है यह भी अम्ल क्षार के संतुलन के साथ ही मांसपेशियों में संकुचन, तंत्रिकाओं में उद्दीपन, जैसा कि तंत्रिकाओं में उद्दीपन लगभग सभी प्रकार के लवणों की विशेषता में आ रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि खनिज लवण हमारे लिए सहायक सिद्ध होते हैं। विटामिन्स, हम बहुत सारे विटामिन्स की बात करते हैं। विटामिन ए है, बी है, विटामिन सी है, डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, अनेक प्रकार के विटामिन है। ये जो विटामिन होते हैं यह भी हमारे शरीर के अंदर अनेकों अनेक रासायनिक क्रियाओं में, हमारी रक्षा तंत्र की प्रणाली में हमारे लिए यह सहायक होते हैं। विटामिन जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और दूसरे वो होते हैं जो जल में घुलते नहीं है, जल में अविलय, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि वो वसा के अंदर घुलने वाले होते हैं। और जो जल के अंदर घुल जाते हैं उनके अंदर विटामिन बी और सी होते हैं, और जो वसा के अंदर घुलते हैं उनमें विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये होते हैं। तो इनका भी हमारे शरीर में बने रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि विटामिन ए है, तो विटामिन ए संक्रामक रोगों से त्वचा और आंख की रक्षा करता है और नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार यदि हम विटामिन बी की बात करें, और बी में भी कई कैटेगरी है, जिसमें विटामिन बी1 की हम बात करें तो ये वृद्धि, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय नियंत्रण, हृदय तंत्रिका और पेशियों की सक्रियता के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से यदि हम विटामिन के की बात करें तो वह हमारे शरीर के अंदर जो रक्त का थक्का बनता है उसके लिए आवश्यक होता है। रेशेदार पदार्थ, रेशेदार पदार्थ हालांकि पचते नहीं है, लेकिन हमारे शरीर की आंतों की सफाई के लिए यह बहुत ही जरूरी होते हैं। अधिकतर हम क्या करते हैं कि हम जो आटा लेते हैं और उसकी रोटी बनाते हैं, बहुत ज्यादा महीन पिसवाते हैं और ऊपर से उसको छान करके खाते हैं। जबकि जो गेहूं होता है, गेहूं का जो छिलका होता है, वो अपने आप में एक रेशेदार पदार्थ है। यदि उसको उसी रूप में लिया जाए तो कब्ज जैसी, पेट के अंदर अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती है, इस प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। और सबसे अंत में जो आता है वह है जल। जल ही जीवन है। और जितने भी हम दूसरे जो खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उनके सभी के पचने में और इस शरीर को, इस जीवन को चलाने के लिए
जल की आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक क्रियाओं में सबसे अधिक और महत्वपूर्ण योगदान इसी का होता है। इसलिए हमारे शरीर के अंदर भी लगभग 65 से 70% तक जल की ही मात्रा होती है। आगे वाली जो हमारी इकाई आ रही है, इस इकाई के अंतर्गत हमने जो कुछ भी ये पढ़ा है, इनकी जो चयापचय की क्रियाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात आती है संतुलित आहार की जो अवधारणा है कि ये जो संतुलित आहार है यह होता क्या है। हम यूं कह सकते हैं कि संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी प्रकार के जो पोषक तत्व है वह पूरी मात्रा में, बराबर मात्रा में हो, और जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन के अंदर वह जो भोजन हम ले रहे हैं उन तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति करता हो। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैसा कि बताया गया है कि इतनी किलो कैलोरी हमें चाहिए। तो यदि हम किलो कैलोरी की बात करें तो आज इंटरनेट के ऊपर या कहीं पर भी हम देखें तो बहुत सारे हमें चार्ट मिल जाते हैं जहां पर हमें यह देख सकते हैं कि दाल के अंदर ये विटामिन होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, गेहूं के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये इतनी मात्रा में ये चीज पाई जाती है, दूध हम ले रहे हैं तो इसके अंदर इतनी किलो कैलोरी हमें ऊर्जा और इस प्रकार के पदार्थ मिल सकते हैं। तो उस आधार के ऊपर हम उनको ग्रहण करके और एक संतुलित आहार को ले सकते हैं जिससे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वह बना रहे। यदि हम संतुलित आहार के प्रारूप की बात करें तो उसके अंदर आहार में सभी पोषक तत्व है वह उचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। आहार परिणाम में उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। तापमान की उचित कैलोरी उससे हमारे शरीर को प्राप्त हो सके। स्वादिष्ट, सुगंधित, देखने में सुंदर और रुचिकर हमारे खाद्य पदार्थ होने चाहिए। उचित खाद्य पदार्थ का बना हुआ होना चाहिए। सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल हमारे खाद्य पदार्थ होने चाहिए। सुगमता से उपलब्ध होने वाला और स्थानीय उपज का होना चाहिए। भोजन ताजा पका हुआ होना चाहिए और रोगाणु मुक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। आहार, चयापचय और स्वास्थ्य, इसको हम समझते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जो चयापचय है, ये चयापचय वास्तव में इन दो शब्दों से मिलकर बना है जिसको हम उपचय और अपचय कहते हैं। क्या है यह उपचय और अपचय? यदि हम उपचय की बात करें तो कोशिका वस्तु के बनने में या निर्माण विधि को उपचय कहते हैं। यानी कि कोशिका के अंदर या कोशिका से संबंधित कोई भी इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो उसके लिए जरूरी है, जो बनते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं उपचय। ठीक इसी प्रकार से अपचय का अर्थ यह हुआ कि कोशिकाओं के टूटने की क्रिया, यानी कि कोई भी रसायन या कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें कोई बंध टूटेगा, उस समय होता क्या है कि ऊर्जा का निर्माण होता है, उस समय ऊर्जा निकलती है, तो उसको कहा जाता है अपचय की क्रिया। यदि हम इनकी अलग अलग डिटेल से बात करें तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट चयापचय की बात आती है। जो कार्बोहाइड्रेट चयापचय है, इसमें पाचन क्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम अंश, जिसको हमने सबसे छोटा अंश बोला था, जो कि पिछले अध्याय में हमने बताया था, वो था उसका मोनोसेकेराइड। यानी कि पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट अंतिम अंश मोनोसेकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं तथा आंतों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। यानी कि उस सबसे सूक्ष्मतम, उस अंतिम अवस्था में जब वह आ जाता है और उसके बाद में हमारा शरीर उसका जो ब्लड होता है वह पाचन तंत्र से उसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करके और उसको हमारी जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं के अंदर उसको पहुंचा दिया जाता है और फिर कोशिकाओं के अंदर जो भी क्रिया होती है उसके अनुसार फिर दूसरे भी नए रासायनिक पदार्थों का भी वहां पर निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि हम कार्बोहाइड्रेट की कमी या अधिकता से होने वाली जो हानियां है उसकी यदि हम बात करें तो जैसे कि चॉकलेट है, चीनी है, अनेक प्रकार की जो ये चीजें हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर की मात्रा पाई जाती है। जो अधिक यदि शुगर लिया जाए तो आपको याद होगा हमने एक बीमारी की चर्चा की थी, मधुमेह।
मधुमेह होने की संभावना रहेगी। शरीर के अंदर मोटापा भी आ जाता है। इसी प्रकार से यदि शुगर की कमी होती है वह भी अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा यदि कमी हो जाए तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और आज अनेक प्रकार की ऐसी रिसर्च भी हुई है कि शुगर लेवल यदि शरीर के अंदर कम हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध, आवेग, आवेश की स्थितियां पैदा हो जाती है। यहां तक कि व्यक्ति किसी की हत्या भी कर सकता है। ऐसी भी खतरनाक स्थितियां पैदा हो जाती है इसकी कमी के कारण से। प्रोटीन का चयापचय, जैसा कि प्रोटीन जब बता रहे थे उस समय हमने बताया था कि प्रोटीन का जो सबसे उसका छोटा जो अंश होता है वह एमिनो एसिड होता है, और उस रूप में जाकर के इसकी चयापचय की क्रिया शरीर के अंदर होती है। और यह हमारे शरीर के नाखून है, त्वचा है, बाल, मांसपेशियां, हड्डियां, रक्त, सभी में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं और उनके विकास के लिए यह सहायक होते हैं। और प्रोटीन की कमी से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है। शरीर का जो विकास होता है वह रुक जाता है, शारीरिक और मानसिक विकास भी रुक जाता है। शरीर, व्यक्ति का जो चेहरा होता है, उसका जो ओज होता है वह समाप्त हो जाता है। जो त्वचा होती है, त्वचा के अंदर समय से पहले ऐसा लगता है कि जैसे कि बुढ़ापा आ गया है, मांसपेशियों के अंदर शिथिलता भी आनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो स्थितियां हैं यह इस प्रोटीन की कमी के कारण से पैदा हो जाती है। वसा का चयापचय, वसा का जो पाचन होता है वह प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा कठिनता से होता है, लेकिन यदि इसका पाचन होता है तो उसके बाद में इसे एनर्जी भी इनसे ज्यादा हमारे शरीर को प्राप्त होती है। और वसा पाचन क्रिया द्वारा ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में विभक्त हो जाता है, जो इसका सबसे छोटे अंश के रूप में है। विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये वसा में विलय होते हैं और उत्कोन तक पहुंचने का वसा के द्वारा ही कार्य होता है। और विटामिन डी की पूर्वगामी बनकर त्वचा के निर्माण कार्य में सहायक होते हैं। सर्दी के दिनों में ताप संतुलन बनाए रखने में भी जो वसा होती है वो सहायक होती है। इसलिए हमारे घरों के अंदर आपने देखा होगा कि जो सर्दी का मौसम होता है उसमें घी के आदि अनेक प्रकार की चीजों के जो लड्डू और बनाए जाते हैं कि भाई सर्दियों में खाने चाहिए, वो इसी कारण से उनका उपयोग किया जाता है। यदि इसकी कमी या अधिकता की हम बात करें तो अधिक मात्रा में उपयोग व कम श्रम की स्थिति में यह मोटापा बढ़ाने वाली होती है। कोलेस्ट्रॉल की यदि संतृप्त वसा ज्यादा ली जाए तो शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने की संभावनाएं ज्यादा रहेगी। और मधुमेह की बीमारी के अंदर विपरीत प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। उपवास एवं स्वास्थ्य, अभी तक तो हम आहार की बात कर रहे थे, अभी तक जो भी चर्चा चल रही थी हमारी वह खाने से चल रही थी। अब हम बात कर रहे हैं नहीं खाने की। नहीं खाने का भी अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है। उपवास का जो अर्थ होता है यह नहीं कि केवल हम खाली पेट रहें, भूख लग रही है और भूखे मरे जा रहे हैं, वह उपवास है। उपवास का अर्थ यह नहीं है। उपवास का अर्थ, उपवास जो शब्द बना है उसका अर्थ है निकट रहना। और किसके निकट रहना? अपनी आत्मा के निकट रहना, वह उपवास है। और स्वास्थ्य के लिए उपवास बहुत जरूरी है। यदि प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर देखा जाए तो रोगी की जो चिकित्सा होती है वो अधिकतर उपवास के द्वारा ही शुरू होती है। क्या आवश्यकता है इस उपवास की? क्योंकि जब हम उपवास करेंगे और हमारा पाचन तंत्र खाली रहेगा तो एक तो हमारा जो पाचन तंत्र है उसको रिलैक्स मिलेगा। जितने भी शरीर के जो विजातीय पदार्थ होते हैं वो उपवास के दौरान शरीर से बाहर निकल जाते हैं। मनोबल और जो इच्छा शक्ति होती है, जो धैर्य होता है, वो उपवास के द्वारा बढ़ता है। यदि हम उपवास की अवधि की बात करें तो अनेक प्रकार के उपवास होते हैं। कुछ छोटे उपवास भी होते हैं, कुछ लंबे उपवास भी होते हैं। पूरे दिन कुछ न खाकर भी उपवास किया जा सकता है। दिन में एक टाइम भोजन ले लिया जाए, इस प्रकार का भी उपवास किया जा सकता है। या फिर
केवल सब्जी ली जाए, केवल फल लिया जाए या केवल दूध लिया जाए, इस प्रकार का भी उपवास किया जा सकता है। हम नवरात्रा करते हैं, नवरात्रा के अंदर पूरे 9 दिन भी बिना खाए भी लोग रहते हैं, या फिर दिन में एक टाइम लेकर के 9 दिन का उपवास किया जा सकता है। तो अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार हम उपवास को लंबे समय तक भी कर सकते हैं। उपवास में जो सावधानी रखनी चाहिए, एक तो कि आप लंबा उपवास कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते तो आप छोटे उपवास कर सकते हैं, क्योंकि शरीर की सामर्थ्य होनी बहुत जरूरी होती है। यदि किन्हीं को खाली पेट गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, तो उनको दिन के अंदर एक बार भोजन ले लेना चाहिए। इस प्रकार का भी उपवास किया जा सकता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि भूख को दबाने के लिए उपवास के अंदर बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, जो बहुत ज्यादा हानिकारक है। हम पानी का सेवन कर सकते हैं। यदि कोई बहुत हाई बीपी या गंभीर हृदय की बीमारी से ग्रसित है तो उसको भी उपवास नहीं करना चाहिए। गुर्दे की भी कोई गंभीर बीमारी है तो नहीं करना चाहिए। तपेदिक के रोगी को भी नहीं करना चाहिए। मधुमेह का जो रोगी है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भूख सहन नहीं होती है। गर्भवती जो महिलाएं होती है उनको लंबे समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। उपवास व स्वास्थ्य के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है यह है कि उपवास की अवधि में शरीर का वजन लगभग 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन कम होता है, अतः मोटापा को कम करने में सहायक है। उपवास के समय शरीर के विषैले तत्व शरीर से बाहर निकल जाते हैं। उपवास से बुखार है, टाइफाइड है, चेचक है, बवासीर है, उच्च रक्तचाप है, मधुमेह, दमा आदि रोगों का निदान किया जा सकता है। इस अवधि में स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, अतः अध्ययन के लिए यह बहुत ही उपयोगी समय भी होता है। और एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि यदि हम उपवास करते हैं तो कभी भी उपवास को जब तोड़ा जाता है तो उसके ठीक बाद में कभी भी गरिष्ठ भोजन को नहीं लेना चाहिए। बहुत ही हल्का या तरल के रूप में लीजिए, ताकि आपके पाचन तंत्र में यह चीज पहुंचे और आपका पाचन तंत्र जो विश्राम कर रहा है वो ठीक ढंग से अपना काम करने लग जाए। तो इस प्रकार हम आहार और उपवास के द्वारा एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका यह जो प्रश्न पत्र है यह आज यहीं समाप्त होता है। तो निश्चित रूप से आपने स्वास्थ्य के बारे में, बीमारियों के बारे में और किस प्रकार इनको जीवन ज्ञान के द्वारा दूर कर सकते हैं आपने जाना होगा। इसी के साथ धन्यवाद।